हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जो फिजिक्स है, ठीक है, भौतिकी जिसे आप लोग कहते हैं या फिर अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। सारे के आपके 4 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। 4 ऑप्शंस में से आपने कितना सही किया ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। और डेली मैं क्लास को कंडक्ट कर रहा हूं और मैं आपको बता भी देता हूं, ओपन चैलेंज है। लूसेंट की बुक से मैं सारी क्वेश्चंस को आपको करवा रहा हूं, तो लूसेंट की बुक ही मैं करवा रहा हूं। तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपने कितना याद रखा। भाई साहब, बहुत लोग तो कहते हैं कि मैंने लूसेंट पूरी पढ़ के रखी हुई है, लूसेंट को मैंने 10 बार पढ़ लिया, 20 बार पढ़ लिया। तो ये समय है आपकी परीक्षा की, आपकी टेस्ट की, कि आप कितना सही कर पाते हो। मैं सारे ही चैप्टर्स की, ऑल चैप्टर्स जो है, ऑल चैप्टर की टेस्ट में कंडक्ट करवा रहा हूं इस चैनल पे। तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, आपका फर्ज है। क्योंकि जब भी आप लूसेंट पढ़ते हो और उसे आप रिवाइज अगर नहीं करते हो, तो रिवाइज नहीं करने के बाद कोई भी मतलब नहीं बच जाता है किसी भी चीज को पढ़ने के लिए। तो रिवीजन इज नेसेसरी, बिना रिवीजन की आप कुछ नहीं कर पाओगे। डेली इस पे क्लास चल रही है। फिजिक्स की मैं शुरू कर रहा हूं, पहले तो मैं फिजिक्स ही करवा रहा हूं, इसके बाद मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन आफ्टर हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री में भी एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब चीज मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हुए मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं। लेकिन आप वीडियो को लाइक करेंगे, पहली काम। दूसरी काम सब्सक्राइब करेंगे, और तीसरी काम जो आपको करना ही करना है वह है कमेंट। तो कमेंट क्या कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जैसे आज के क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन में करवा रहा हूं, और आज के जो चैप्टर है, चैप्टर में भी आपको बता देता हूं। चैप्टर है आज की ध्वनि। तो देखिए, ध्वनि जो होती है, आप इसको इंग्लिश में कहते हैं साउंड, SOUND, साउंड। इस चैप्टर से मैं शुरू कर रहा हूं। चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। 4 ऑप्शन आप देखेंगे। आपके अनुसार जो सही उत्तर होगा उसे आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा आप ऐसा करो, लेकिन टेस्ट को आप लास्ट तक जरूर अटेम्प्ट करो। इससे आपकी पूरी की पूरी लूसेंट बुक कवर होने वाली है। साथ ही साथ कुछ अन्य पब्लिकेशन के बुक, जैसे क्राउन की बुक आती है, ये सारी चीज भी आपकी कवर हो जाएगी। और डेफिनेटली क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि मैं एक लंबी सीरीज लेके आ रहा हूं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सारे ही सब्जेक्ट्स के मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एमसीक्यू के बाद मैं थ्योरी भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य। ठीक है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ये चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लेकिन सबसे सही उत्तर आपको दिखेगा 0 डिग्री से इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह सबसे सही उत्तर है। फर्स्ट ऑप्शन था कि इन्हें ध्रुवित की जाती है, पोलराइजेशन नहीं की जा सकती, यह निर्वात में चल सकती है। तो वैक्यूम में नहीं चल रही ध्वनि, साउंड को चलने के लिए कोई ना कोई आपकी माध्यम चाहिए होगी। तो सबसे सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अविश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? देखिए, जिसे हम सुन नहीं सकते उसकी बात की जा रही है। 20 हर्ट्ज से कम, आपको पता है कि 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को हम लोग नहीं सुन सकते। और अश्रव्य ध्वनि को ही हम लोग अंग्रेजी में इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ये आपको पता होगी। कई बार ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि मनुष्य कौन सी आवाज को नहीं सुन सकता है, वहां भी ऑप्शन हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। चीजें आपकी क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कि प्रश्रव्य तरंगे वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है। देखिए, इसके पहले इंफ्रासोनिक की बात की गई, अश्रव्य जिसे हम लोग नहीं सुन सकते। अब परश्रव्य के क्या मतलब हो गया? जिसे हम लोग नहीं सुन सकते। देखिए, ये सुनने की क्षमता के ऊपर की बात की जा रही है।
और वह सुनने की क्षमता के नीचे की बात की जा रही थी। तो 20 किलो हर्ज से अधिक की जो आवाज होगी उसे हम लोग नहीं सुन सकते। जनरली हम लोग से यहाँ मतलब ह्यूमन की है, इंसान से है, ठीक है। प्रसर्व तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है। देखिए जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि 20 किलो हर्ट्ज से जो अधिक साउंड आवृत्ति रहेगी उसे हम लोग नहीं सुन सकते। तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा नहीं सुनी जा सकती है। यदि आपने यह कमेंट किया तो डेफिनेटली आपकी तैयारी काफी अच्छे लेवल पे चल रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये टेस्ट हमेशा ही होते रहते हैं इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया था सीटी बजाकर? देखिए गाल्टन वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया था। देखिए 1899 ईस्वी में ये चीजें गाल्टन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या मिल रहा है आपको, शिकार परभक्षियों या बाधाओं यानी ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, तो पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? देखिए आप देखते होंगे चमगादड़ की आंख नहीं होती है, फिर भी वो रात में काफी अच्छी तरह उड़ लेता है। साथ ही साथ डॉल्फिन भी काफी अच्छे अपने एक ही दिशा में चल जाती है। आगे पत्थर आता है, उसे पहले पता चल जाता है कि आगे पत्थर है समुद्र में, वह पहली जगह चेंज कर लेती है। ठीक ही अगर आप चमगादड़ को कहीं देखे होंगे, मेरे घर के आसपास तो काफी ये पाए जाते हैं, तो आप कभी भी अगर मान लो आप हम लोग क्या है ना बैडमिंटन खेलते रहते हैं, कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तो अगर उस समय चमगादड़ आता है और बैडमिंटन से मारने की कोशिश करता है तो चमगादड़ को पहले ही पता चल जाता है यार यहाँ पे कुछ है, और पहले ही वहां से यू टर्न ले लेता है। तो वही बात की जा रही, जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, रुकावट, बाधा, उसको कैसे पता करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करके। और जो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स चीजें से टकराकर जो वापस आती है उसे वो ग्रहण करते हैं और उसे ही कहते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो सोनार सिस्टम होती है जो हम लोग यूज करते हैं अपने पनडुब्बियों में, उसमें भी यही सिस्टम का उपयोग करते हैं, ठीक है, प्रतिध्वनि का निर्धारण। चीजें क्लियर हो रहेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आज की, कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए हम अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कहीं रेस्टोरेंट में या घर पे एक ब्लू रंग की लाइट लगी रहती है, या फिर आप देखते होंगे एक मशीन टाइप का आता है जिसको आप प्लग में लगा के कुछ हल्का आवाज निकालते हैं, ऐसे कुछ अजीब सा आवाज निकालता है, जो चीजें हमें तो समझ में नहीं आती, लेकिन एक्चुअली में वो अल्ट्रासोनिक तरंगे रहती है, जिसको सुनकर ये कीड़े या मच्छर मक्खी जो भी होते हैं हानि पहुंचाने वाले, वो भाग जाते हैं। समझ में आ रही होगी बात। वीडियो कैसी लगी जरूर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, बट इस वीडियो में आप मैक्सिमम रिवीजन पे ध्यान दो, बाकी बातें दूसरी वीडियो में कर ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? देखिए पिच जो निर्भर करेगी आवृत्ति पे निर्भर करेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर। अगला देखेंगे, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग करते हैं? देखिए पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासाउंड जो होती है उसका हम लोग क्लीनिंग वगैरह में यूज करते हैं। जैसे विमान हो गया ना, ये विमान मतलब क्या, एरोप्लेन, तो हम लोग उसका इंटरनल जो सफाई करते हैं उसमें हम लोग पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चीजों को ध्यान देके देखते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? देखिए ये हमारा श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि जिसे हम लोग सुन सकते हैं उसकी बात की जा रही है, उसे ही कहते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज। फटाफट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भी यानी कि तरंग का वेग और आवृत्ति यानी जिसे हम एन से लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, तथा तरंग दैर्घ्य जिसे लैम्डा से लिखते हैं में क्या संबंध है? देखिए हमेशा याद रखेंगे v इक्वल टू एन लैम्डा होगा, ये फॉर्मूला है, आप इसे लिख लो कॉपी में, बेटर रहेगा। ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। v इक्वल्स टू एन लैम्डा होती है, मान लीजिए लैम्डा इक्वल टू बोल देगा तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन एन हो जाएगा। मतलब आप इसी इक्वेशन को इक्वेट करके आप 3 तरह के अलग फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगला देखेंगे, चंद्रमा पर धरातल से विस्फोट
सुनाई नहीं पड़ती, मतलब चंद्रमा पर कुछ जब विस्फोट करोगे सुनाई नहीं देगी। ये क्यों होता है बताइए आप? ये इसलिए होता है क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। और आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया कि अगर साउंड को ट्रैवल करवाना है देन मीडियम चाहिए, और वहां पर मीडियम नहीं है, इसीलिए चीजें प्रॉब्लम होती है और साउंड नहीं आती है। नेक्स्ट देखेंगे, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। अल्ट्रासोनिक के बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा करी थी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए कथन निष्कर्ष वाली बात है साइंस में, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। ये तो आपकी कथन हो गई। कारण क्या है? चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है। देखिए चमगादड़ अल्ट्रासोनिक निकालते, इंफ्रासोनिक नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रात में उड़ते हैं लेकिन इंफ्रासोनिक नहीं निकालते हैं। तो आप देखिए कंफ्यूजन कैसे कैसे क्रिएट किया जाता है, तो चीजों को ध्यान से जरूर देखेंगे। ये तो आपको कंफर्म ही होना चाहिए। 332 मीटर प्रति सेकेंड आपकी ध्वनि की चाल होती है, और इसको दाब से कोई मतलब नहीं है, दाब से कोई दिक्कत नहीं है। दाब घटाने बढ़ाने पे 332 मीटर प्रति सेकेंड ही रहने वाली है ध्वनि की चाल। सबसे तेज यात्रा करती स्टील में, ये चीज आप रखेंगे। ठोस की बात की जा रही है, तो आप यहाँ देखो चारों में कौन सा ठोस है, तो ठोस स्टील है, इसीलिए यहाँ सबसे तेजी से यात्रा करती है। और स्टील में तो 17 गुना तेजी से यात्रा करती है। और स्टील की सटीक माने परफेक्ट जो गति है 5960 मीटर प्रति सेकेंड, ये स्टील में गति है ध्वनि की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बादलों की बिजली की चमकने से काफी पहले ही बादलों की गर्जन सुनाई देती है। देखिए जब भी बादल गरजती है, थंडरिंग होती है, तो पहले ही आवाज आ जाती है, और पहले ही बिजली चमकती हुई दिखती है, माने रोशनी पहले दिख जाती है और आवाज बाद में आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। स्पीड डिफरेंस के कारण ये चीजें हमें देखने को मिलती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड है, ये आपको पता होना चाहिए, जबकि लोहा में 17 गुना अधिक था, मैंने आपको बताया था। अभी आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं हम लोग। अभी ध्वनि तरंगों सर्वाधिक तीव्र गति चलती है ठोसों में। मैं जस्ट आपको बताया था, चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है। देखिए यहाँ बात की जा रही है ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ठोस में सबसे अधिक होता है। देखिए कहीं भी कोई भी रहे, लेकिन जो ठोस होती है ना, वहां सबसे अधिक रहता है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। 20 डिग्री से कम तापमान पे ध्वनि लोहा में सबसे तेज जाएगी। आप ध्यान देंगे ऑप्शंस में, जहां सॉलिड है वहां आप जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ सबसे अधिक डेंसिटी लोहा की है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ठीक है। जब जब आर्द्रता बढ़ेगी, मॉइस्चर बढ़ेगी, तो वायु का वेग कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो मॉलिक्यूल से अपोज करेगी ध्वनि की स्पीड को। चीजें आप समझ रहे होंगे, ध्यान से समझिए कि जब ध्वनि चल रही है तो वहां पे अपोज करेंगे, जैसे ही अपोज करना शुरू करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, देन इसकी स्पीड घट जाती है, ठीक है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन में रुक रुक कर टाइम नहीं दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए या फिर आंसर लिखिए, क्योंकि मैं अगर वीडियो को रोक रोक के चलूं तो काफी सारे क्वेश्चंस है मेरे पास, तो उतने सारे क्वेश्चंस करवाने में जिंदगी बीत जाने वाली है, उतना समय किसी के पास है नहीं एग्जाम देने के लिए। समझ रहे बात को? तो आप वीडियो को पॉज करो, रोको, अपना आंसर दो और मैच करो, सही है गलत है, गलत है तो आगे बढ़ो, सीखो, और सही है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तैयारी काफी अच्छी चल रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप एक चीज सुन ले, ध्वनि की गति तापमान के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड मतलब कि तापमान के बढ़ने पे ध्वनि का वेग जो होता है ना 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। चीजें आप ध्यान रखेंगे, 0.61
मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है 1 डिग्री तापमान बढ़ने पे। अभी आप देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेल की इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई देती है, और कारण क्या बताया जा रहा है कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। देखिए बिल्कुल सही कह रहा है ये क्वेश्चन कि ऑप्शन नंबर ए सही है, और आर जो है रीजन जो है कारण, उसका स्पष्टीकरण माने क्लैरिफिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन था, इसके जैसा ही कुछ देर पहले मैंने पूछा था जो बादल से रिलेटेड था। उम्मीद करता हूं आपको याद होगी अभी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पराध्वनिक विमान उड़ते हैं तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल पे उड़ते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ध्वनि की चाल से अधिक चाल पे उड़ते हैं। अगला देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को ही मैक संख्या कहती है। ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मैक संख्या क्या होती है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। बात की जा रही है कि मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है वायुयान के। सिंपल आपको पता होना चाहिए, वायुयान की स्पीड जब हम लोग आंकते हैं इससे ही समझते हैं, मैक से ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 की बात करें तो पूछ रहा ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापते हैं डेसिबल में। आपको पता है ना डेसिबल जो है कि ध्वनि को मेजरमेंट करने की इकाई है, उससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। साधारण बातचीत में कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 से 40 डेसिबल जो है साधारण में उपयोग होती है। मतलब जनरली इतनी ध्वनि प्रदूषण हम लोग के बीच होती है जब हम लोग बात कर रहे होते हैं। लेकिन आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख लो, जोर से बातचीत करने के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा 50 से 60। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बात कर दी जाए कि तीव्रता मतलब जोर जोर से बात उठ की जा रही है या जेट विमान चल रहा है उसका कितना होगा, तो आप ध्यान रख लेंगे कि जब भी ऐसा बात की जाएगी तो वहां पे आपकी ऑप्शन आने वाली है क्या, 140 से 150 डेसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? देखिए हम लोग उससे कहते हैं तारत्व। तारत्व जो कम होगी ज्यादा होगी उससे जो आपकी आवाज की श्रिलनेस होती है ना, मतलब पतली आवाज मोटी आवाज सब ये तारत्व के कारण ही होती है। ठीक है, अगला देखेंगे कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। तो मैंने जस्ट बताया था तारत्व, यानी इसे हम लोग अंग्रेजी में पिच कहते हैं। पिच ऑफ वॉल्यूम अगर चेंज होती है तो आवाज की मोटाई और पतलाई माने श्रिलनेस में चेंजेस आती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 33 नंबर, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण क्यों होती है? तारत्व अधिक होने के कारण। तारत्व जितनी अधिक होगी श्रिलनेस उतनी अधिक होगी, माने पतलापन जो आवाज की होती है उतनी अधिक होगी, और जितनी आप पिच को कम कर दोगे उतनी ही ज्यादा वो आवाज मोटी होती चली जाएगी, मतलब उतनी ही आवाज भारी होती चली जाएगी। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में बच्चे की आवाज प्रिय क्यों लगती है? देखिए आप जरूर इन सब क्वेश्चन का आंसर करें। ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आती है या एनटीपीसी में आजकल क्वेश्चन घुमा के थोड़ी दी जा रही है, मतलब चीजें आपको सोचने पे मजबूर करती है कि आप चीजें सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो। अगर इसका ऑप्शन आपने बी नंबर मारा तो बिल्कुल सही है, बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की आवाज से अपेक्षा पतली होती है क्योंकि देखिए इनकी आवृत्ति अधिक होती है, जितनी आवृत्ति की अधिक होगी उतनी पतली होगी। आवृत्ति और पिच यानी ये दोनों चीज पे डिपेंड कर रही है, चीजों को समझते भी चलेंगे। ठीक है, देखिए बात की जा रही है कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, सेम ट्यून दोनों पर बजाया जाए, सितार पर भी और बांसुरी पर भी, उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है केवल ध्वनि की गुणवत्ता पे ही। मतलब आप उसमें जो ध्वनि निकलेगी, देखिए कहने का मतलब साफ है कि अगर आपके सामने कोई इंसान बांसुरी बजाए और सितार बजाए, सेम ही गाना की लिरिक्स को अगर बजाया जाए
तो आप बता सकते हो कि यार ये बांसुरी की आवाज है, ये सितार की आवाज है। तो आपने कैसे बताया? केवल ध्वनि को सुनकर बताया। सिंपल सा आंसर था ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों को उत्पादित नहीं होता? देखिए सिंपल सा बात है, ध्रुवन। पोलराइजेशन से हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में पोलराइजेशन जो है ये प्रकाश का गुण है जनरली देखा जाए तो, और ये ओरिएंटेशन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ध्वनि में चीज नहीं देखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में वह अधिकतम सीमा है जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95 dB 95 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि व्यक्ति नहीं सुन सकता है। अभी तक आपने देखा था कि यहाँ बात की गई थी 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, लेकिन अभी बात कर दी गई डेसिबल की। कितनी डेसिबल की ऑडियो इंसान नहीं सुन सकता? उसके बाद 95। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलेंगे। ठीक है, और आंसर जरूर कीजिए कमेंट में, या आप लास्ट में हमें यह बताएं कि कितना आपके सही हुआ है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? देखिए सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण तो भाई हवाई जहाज की उड़ान से ही होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा साउंड निकलती है। भले आप नीचे है सुनाई नहीं दे अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा साउंड हवाई जहाज से निकलता है। ठीक है, देखिए नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली के लिए घटती है। यह किसका उदाहरण है? डॉपलर का प्रभाव। ये आपको पता होना चाहिए, डॉपलर ने ही सिद्धांत हमें दिया था। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चंस की सीरीज को रखते हैं। काफी सारी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, जल्दी से आप दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी दोस्त आके टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता भाई, क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने के लिए माध्यम नहीं होता है। और आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम चाहिए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? देखिए ध्रुवन की बात की जा रही है। पोलराइजेशन जो है एक तरह से प्रकाश का गुण है, लेकिन जनरली ये प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। देखिए ये वीडियो मैं एमसीक्यू टेस्ट करवा रहा हूं। अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए प्लीज आप कमेंट करो, मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा साइंस के बारे में, या जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है पूरे डिटेल और बिल्कुल इजी लैंग्वेज और साथ ही साथ रियल टाइम एग्जाम्पल में, जिसमें आप आसानी से चीजों को समझ सको। फिलहाल तो मैं एमसीक्यू करवा रहा हूं आप लोगों के लिए, चलिए उसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए 43 नंबर है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे, सही आंसर हो जाएगा। उस स्थिति में ध्वनि की ऊर्जा केवल एक ही दिशा में इंगित होती है। सिंपल सा आप एक बात समझो कि अगर उस स्थिति में हथेली को मुंह के समीप रखकर हम लोग क्या करते हैं कि पूरे ध्वनि को एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते हैं, मतलब कि केवल उसी डायरेक्शन में ध्वनि हमारी जाए जिससे कि आवाज अधिक दूर तक जाए। देखिए डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए करते हैं, ये आपको पता होगा। शॉर्ट कॉर्ड में हम लोग स्मॉल डी कैपिटल बी यानी डी बी इसको लिखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे, इजी क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? देखिए सिंपल सा बात है, ध्वनि का परावर्तन। जहां से ध्वनि माने साउंड टकरा कर वापस आ रही है उसे परावर्तन कहते हैं। जैसे आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा, जहां से लाइट टकरा कर वापस आ रही है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और सेम एज इट इज जहां से साउंड टकरा कर वापस आ रही है उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। अभी तक आपके कितने आंसर सही हुए मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, और 17 मीटर की जगह कई जगह फीट में दिया रहता है, तो अगर फीट में मिले तो 56 फीट 56 फीट होनी चाहिए। या तो 56 फीट मिले या 17 मीटर मिले, दोनों ही सही है, कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। देखिए रडार जो है रेडियो तरंगों का परावर्तन का एक रूप है
और आप रडार की फुल फॉर्म जान ले, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म है। रडार का आविष्कार टेलर और लियो इंग ने 1922 में किया था। इसका उपयोग वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियों का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए चीजें क्लियर हो गई होंगी। रडार की कार्य प्रणाली जो है रेडियो तरंगों के परिवर्तन पे डिपेंड करती है। अगला देखेंगे, किसी प्रतिध्वनि के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? 1/10 सेकेंड से अधिक। देखिए ऐसा क्यों कहा गया? कोई भी प्रतिध्वनि आपको तभी सुनाई देगी जब आपके कान ने पहली ध्वनि जो सुनी थी वह भूल जाए। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आपने जिस भी ध्वनि को सुना वह आपके कान में कितने देर तक रहती है। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो 1/10 सेकेंड ही उसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? अगर आपने कभी भी सिनेमा घर गया है, सिनेमा घर में आप देखोगे जो दीवारें, छत होती है उसमें आप देखोगे कि जनरली कुछ लगा रहता है हल्का, उसमें ना बॉक्स कटा हुआ रहेगा या फिर खुद डिजाइन बना रहेगा। उसको अगर आप छूओगे तो सॉफ्ट रहता है और रेशेदार रहती है, मतलब लाइक थर्मोकोल जैसा रहता है। इसका क्या मतलब है पता है आपको? ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। देखिए किसी भी ऑडिटोरियम में क्या है, बहुत सारे लोग बैठे हुए, बहुत सारे बातें हो रही है। अगर वहां पे सारे ही लोगों की आवाजें रिपीट होनी शुरू हो जाए, मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ टकरा के वापस आए, तो वह क्या एक ही व्यक्ति की ध्वनि कई बार सुनाई देगा। इसको रोकने के लिए बड़े बड़े ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल में हम लोग क्या करते हैं, छत पे, दीवार पे जहां हो सके मैक्सिमम जहां आवाज जाके टकराएगी हम लोग वहां पे थर्मोकोल या रेशेदार पदार्थ को लगा देते हैं, या कालीन, ग्लास फाइबर इस तरह से लगाते हैं जो आवाज को टकरा कर वापस नहीं जाने दे, वहीं पे सोख ले, वहीं पे रोक ले। समझ में आ गई होगी बात आपको, इसलिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करूंगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे जरूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टेस्ट कल होगी, इसी को कंटिन्यू करूंगा। सभी चैप्टर की मैं टेस्ट करवाने वाला हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, भूगोल में जितना है ना सभी करवा दूंगा। आप बस डेली इस वीडियो को देखो, दोस्तों को शेयर करो, सभी क्लासेस पे चल रही है। बिंदास होकर अपना टेस्ट की प्रिपरेशन करो और अच्छे नंबर लेकर आओ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपके कितने सही हुए मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? देखिए 1/10 सेकेंड तक रहता है, जस्ट मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर यह क्लास मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और बाकी बचे हुए सवालों को हल करेंगे। आज आपके कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।